एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर है, अर्थशास्त्र विषय का पेपर बताया जा रहा है, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछा जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेट पेपर मैं बता रहा हूँ ये फर्स्ट यानी कि सेट ए है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और ये पेपर आपके लिए बनाया है। सेट ए से लेके सेट डी तक मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा, जो कि 100% मोस्ट के तौर पर क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इन 4 से 5 सेट पेपर को पढ़ते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप चारों सेट पेपर को पूरा देखें, अंत तक सभी क्वेश्चन को देखें और अच्छे से प्रश्नों को याद करें और एग्ज़ाम देने जाएँ। सही विकल्प चुनकर लिखे में माय डियर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स वस्तु की पी कीमत पर 3 उपभोक्ताओं ए, बी तथा सी द्वारा मांगी जाने वाली मात्राएं क्रमशः 18, 20, 25 है, तो बाजार मांग होगी। तो बाजार की मांग क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रहेगा, बाजार मांग हो जाएगी 63। ठीक है, तो 63 आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग है, तो वो क्या हो जाएगा? वो अवसर लागत होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? अवसर लागत विल बी करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मैं आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लासें भी बहुत जल्द लेने जा रहा हूं, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो इसमें लिखना है परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन तब होता है जब मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। तो इसमें आपको क्या लिखना है? जब मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो, ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ सभी छात्रों को, माय डियर फ्रेंड्स, आप जो विद्यार्थी हैं किसी भी प्रकार से रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो कार्य होता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ये रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें याद आपको करना है। दो अनादिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? काटते नहीं हैं। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध काल अवधि से है, तो इसमें आपको लिखना है दीर्घकाल अवधि से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दीर्घकाल। प्रौद्योगिकीय प्रगति से फर्म का पूर्ति वक्र और शिफ्ट हो जाता है, तो दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? दाहिनी ओर। जिस स्थिति में बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अधिक पूर्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? अधिक पूर्ति उसे कहा जाएगा। भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो भारत की जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। वहीं राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। RBI का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना है, ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, और इसके पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसके पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था। ये आपको ध्यान रखना है। निवेश योजनागत निवेश का मूल्य है, तो इसमें आपको लिखना है प्रत्याशित निवेश। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्रत्याशित निवेश। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यासत्य में, देखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम लोक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जूते तथा जुराब का प्रयोग स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है, ये गलत है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है, ये सत्य होगा। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। कीमतों में निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है, तो बिल्कुल सत्य लिखना है। एक उपभोग फलन निवेश तथा उपभोग के बीच के संबंध की व्याख्या करता है, तो यह गलत आपका हो जाएगा। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा?
उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त करना। तो ये पहले का आंसर है। पूर्णतया बेलोचदार मांग में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई बराबर 0। तो ये आपका दूसरे का है। पैमाने के प्रतिफल की प्रथम अवस्था क्या हो जाएगी? तो बढ़ते प्रतिफल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बढ़ते प्रतिफल से मिलाना है। आर्थिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति या फर्म में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक एजेंट। ठीक है, ये चौथे का हो जाएगा। वस्तु व सेवा के वार्षिक मूल्य की गणना, तो इसमें आपको मिलाना है उत्पाद विधि में की जाती है। और सीमांत संप्राप्ति में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और जनता की जमाएं स्वीकारना व्यापारिक बैंक सही उत्तर हो जाएगा। ये आपकी जोड़ी है। बिल्कुल जोड़ी के नंबर मैंने आपकी स्क्रीन के सामने दे दिए हैं, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार सभी क्रियाकलापों की योजना बनाती है? तो कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको लिखना है समाजवादी या केंद्रीकृत। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? या तो समाजवादी या फिर केंद्रीकृत, ये आपको लिखना है। बजट रेखा का समीकरण लिखिए। तो बजट रेखा का जो समीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? P1x1 प्लस P2x2 लेस देन ग्रेटर देन m। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है बेलोचदार। क्या लिखना है? बेलोचदार। किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, ये आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता। जॉन मेनार्ड किन्स की 1936 में प्रकाशित पुस्तक का क्या नाम था? तो जनरल थ्योरी ऑफ इंडिया, है ना, जनरल थ्योरी लिखना है, जनरल थ्योरी। ठीक है। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? तो अंतिम रूप से उपभोग होने वाली वस्तुओं को अंतिम वस्तुएं कहते हैं। बैंक दर किसे कहा जाता है? तो आरबीआई व्यापारिक बैंक को की दर को कहते हैं, है ना, ये आपको लिखना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने बच रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन के अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और ये आपका अगला सेट पेपर रहेगा सभी छात्रों के लिए। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ये अगला सेट पेपर में भी बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 सेट पेपर में बताऊंगा। कितने सेट पेपर? 4 से 5 सेट पेपर। तो बिल्कुल 5 सेट पेपर को पढ़ना है। जो ये सेट पेपर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।